नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे ईडी पर खतरे से। ईडी पर क्या खतरा मंडरा रहा है? बंगाल में जो हुआ था, क्या वो झारखंड में दोहराने की कहीं कोई साजिश रची जा रही है या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं? कई तरह के मामले हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आज एक सार्वजनिक बयान दे दिया, जिसके बाद हड़कंप का माहौल है। बंधु तिर्की वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, आदिवासियों के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। और बंधु तिर्की ने आज मीडिया के सामने यह साफ कर दिया कि झारखंड में आदिवासियों के भीतर ईडी की कार्रवाई से आक्रोश है। झारखंड में 12 साल पर आदिवासी जनी शिकार पर निकलते हैं और कई तरह की उन्होंने बातें कह दी कि ढलमुंगरा अगर निकलेगा तो बताना मुश्किल है कि क्या होगा, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। क्या ईडी सीडी बीडी ढलमुगरा निकल जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बता ईडी पर भड़के कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। बंधु तिर्की ने कहा, 12 साल में आदिवासी जनी शिकार करते हैं। आदिवासियों को गुस्सा आ गया तो ईडी सीडी बीडी क्या है? जिस दिन ढेलफोड़ा निकला उस दिन दिक्कत होगी। पता नहीं है कि जब 12 साल में जनी शिकार भी निकलता है, 12 साल में जनी शिकार निकलता है और आदिवासियों को गुस्सा आ जाता है। ये क्या ईडी सीडी बीडी? एक तरफ से आप बोल रहे हो कि भाई आप क्या बोल रहे कि आप आइए नहीं तो हम आएंगे, ये चुनौती दे रहे, लो ऑर्डर बिगड़। इस तरह का लोगों को अंदर अंदर बहुत खुन्नस है और जिस दिन ढलमुगरा निकल जाएगा ना, जिसको ढलफोरा बोलते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बता बंगाल के बाद अब झारखंड में भी ईडी पर खतरा मंडराने लगा है। पहले होटवार जेल से ईडी के अधिकारियों पर हमले की साजिश रची गई। अब कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने सीएम को 8वें समन को लेकर ईडी को चेतावनी दी है। एक चुनी हुई सरकार को चुनौती दी जा रही है। 12 साल में जनी शिकार होता है। आदिवासियों की भावना को नहीं समझ रहे लोग। जिस दिन ढेलमुगड़ा यानी ढेलफोड़ा निकला उस दिन दिक्कत होगी। आदिवासी सीएम को पचा नहीं पा रही बीजेपी। हालांकि बंधु तिर्की के बयान पर जेएमएम ने पल्ला झाड़ लिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ये बंधु तिर्की के व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी की कार्रवाई से राज्य में आक्रोश है। बंधु का ये अपना व्यक्तिगत उनका जो सोच है, उस सोच को उन्होंने कहा। ये तो सही बात है कि गवर्नेंस को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश हो रही है और गवर्नेंस जिस प्रकार से लोगों के घर तक पहुंच रही है, तो लोगों में एक आक्रोश तो है ही। बंधु तिर्की के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से सत्ताधारी दल के लोग बौखला गए हैं और अब ईडी को धमकी देने पर उतर आए हैं। जात धर्म संप्रदाय में न बांटे, भारत में कानून का शासन चलता है और आगे भी चलेगा। भारत का संविधान सभी के लिए बराबर है, बराबरी का अधिकार देता है, बराबरी का कर्तव्य भी प्रतिपादित किया है। वैसी स्थिति में इस तरह की बातें करके क्या ईडी को डरवाना चाहते हैं? तो ईडी डरने वाला नहीं है, ईडी अपनी कार्रवाई करता रहेगा, करेगा। धमकाने का काम कर रहे हैं। अब केंद्रीय एजेंसियों को अब ये लोग जो है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में ये सारे लोग लिप्त हैं, सरकार के में पूरा चरम पर भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार में जिस तरह से पूरी सरकार और सरकार के महकमा के लोग लिप्त हैं, सत्ता के केंद्र तक भ्रष्टाचार के तार जा रहे हैं। और जब ईडी के कार्रवाई के बाद अब ये लोग जो हैं बौखला गए हैं और मैं इसको कहूँगा कि धमकी के अलावा कुछ नहीं है। अब ये लोग धमकी दे रहे हैं और ईडी को अब धमकी देने पर उतर गए हैं, केंद्रीय एजेंसियों को। और बंगाल में जिस तरह की घटना हुई तो ये लोग प्रयास कर रहे हैं धमकाने का और इसके अलावा कुछ नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि समन पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए वे क्यों नहीं पेश हो रहे। ईडी ने सीएम सोरेन को जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का वक्त दिया है। यही नहीं, 2 दिनों में तारीख और जगह बताने को कहा था।
जिसके बाद सोमवार को सीएम सचिवालय का कर्मी सूरज कुमार ईडी ऑफिस पहुंचा और ईडी के अधिकारियों को एक बंद लिफाफा सौंपा। कहा जा रहा है कि इस बंद लिफाफे में सीएम का जवाब है, यानी एक और ईडी के चिट्ठी पर जवाब भेजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल के नेता की ओर से चेतावनी भी दी जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए आपने पूरी रिपोर्ट, सुना आपने वो सब कुछ जो माननीय बंधु तिर्की जी ने कहा, सुना आपने झामुमो से सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा, सुना आपने भाजपा से सीपी सिंह ने क्या कहा, सरोज जी ने क्या कहा। मामला दरअसल गंभीर है और गंभीर ही होता जा रहा है। किसी भी जांच एजेंसी को, चाहे वो राज्य की जांच एजेंसी हो, चाहे वो केंद्र की जांच एजेंसी हो, अगर जांच एजेंसियों पर इस तरीके से देश के जनप्रतिनिधि, राज्य के जनप्रतिनिधि निशाना लगाएंगे, जांच प्रतिनिधियों के खिलाफ चेतावनी भरे शब्द बोलेंगे, धमकी देने की बात सामने आ रही है, तो इसे कहां तक सही ठहराया जा सकता है। करेंगे चर्चा। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं रियाज अहमद साहब, स्वागत है रियाज साहब आपका। हमारे साथ झामुमो से धीरज दुबे जी जुड़े हुए हैं, धीरज जी स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं, प्रतुल जी स्वागत करते हैं आपका। रुक करते हैं अपने सहयोगी राकेश का। राकेश इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे। राकेश, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी दबी जुबान से कह दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई मतलब नहीं था, बंधु तिर्की का बयान सामने आ गया। क्या मामला है, क्यों कहा बंधुदा ने ऐसा? नहीं, देखिए, चूंकि उसी कम्युनिटी से बंधुदा बिलोंग करते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, तो इस वजह से भी वो थोड़े आप कह सकते हैं कि भावनात्मक तौर पर उनके जुबान से ये चीज़ें निकली हों। लेकिन इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है, खासतौर पर गैर बीजेपी शासित राज्यों में, तो आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर तमाम उन जगहों पर जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, उनके अगर भाषणों को देखें, उनके अगर हालिया बयान को देखें, तो कुछ इसी तरीके का बयान निकल कर आ रहा है। इससे इतर आज बंधु तिर्की ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है और सीधे सीधे जो बयान उनके आए हैं, उससे एक टकराव की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बंगाल में भी आपने देखा कि हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ईडी के अफसर वहां गए थे, टीएमसी के किसी नेता के यहाँ छापा पड़ रहा था और दौरान उनके साथ मारपीट हो गई। तो चीजें अब किस तरफ यहां जाएंगी, उसको लेकर भी इस बयान को समझना होगा कि यह बयान आखिर किस संदर्भ में दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस बयान का। लेकिन इतना जरूर है कि बंधु तिर्की ने कहा कि देखिए, ईडी के लगातार कार्रवाई से, खासतौर पर मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से सम्मन पर सम्मन भेजा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में आक्रोश है और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो उस आपे से बाहर हो रहा है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो आने वाले दिनों में किस तरीके से होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि इन नेताओं के बयान को अगर अभिषेक आप सुने, देखे, समझे, तो इससे कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति जरूर बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, टकराव की स्थिति तो बन रही है राकेश, देखने से साफ हो रहा है। और जो चीजें सामने आती जा रही हैं समय के साथ साथ, चाहे बंगाल में जो हुआ या झारखंड में जेल के भीतर से साजिश रचने के लिए ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा, यहां की राज्य पुलिस की सुरक्षा वापस कर दी, तो टकराव की स्थिति तो बनी हुई है। अब टकराव की स्थिति जो दबी जुबान चल रही थी वो सामने आ गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद राकेश। चर्चा की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के साथ ही, रियाज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रियाज साहब, बंधु तिर्की का बयान संविधान सम्मत माना जाए? नहीं, ये तो संविधान सम्मत नहीं है और बंधु जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी का नहीं है, उनका निजी बयान है। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से ईडी की कार्यशैली रही है, जिस तरह से उन्होंने क्रियाकलाप किया है, खास करके जब से झारखंड में सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जिस तरह से इन लोगों का रवैया रहा है, बार बार सरकार को गिराने का और बार बार ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप करने का, और एक साल में ये 8वां सम्मन मुख्यमंत्री को दिए हैं। अगर मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई बनती है तो ये मुख्यमंत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री को डराने का काम, धमकाने का काम, कहीं ना कहीं उसको बैकफुट पे धकेलने का काम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री डर जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का जो लोकप्रियता है वो बढ़ता चला जा रहा है। महागठबंधन की जो सरकार है, जो काम की है,
जो योजनाएं धरातल पर आई हैं और अभी तक जिस तरह से चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे जिस तरह से कृषि ऋण में माफी का बात कर सकते हैं या नौकरियों का बात कर सकते हैं, तो जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है और काम करना चाहती है, कहीं ना कहीं ये केंद्रीय एजेंसियों को लगा के इस सरकार को काम करने नहीं दी जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को सम्मन पर सम्मन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। रुक करते हैं झामुमो से धीरज दुबे जुड़े हुए हैं। धीरज जी, अगर मुख्यमंत्री को डराया जा रहा है, दहशत क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो साथ साथ सम्मन हो गए, कानूनी सम्मन थे, सीएम गए नहीं, फिर डराने का प्रयास का आरोप लग रहा है ईडी पर। 8वीं बार पत्र लिखा ईडी ने, पत्र का जवाब भी आज आ गया। पत्र अभी बंद लिफाफे में है, खुलेगा तो पता नहीं कौन सा जिन निकलेगा अंदर से। कि जगह बता दिया गया है, जगह समय बता दिया गया है, पूछताछ होनी है या पूछताछ नहीं होनी है, फिर से सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे कई चीजें पत्र के अंदर अभी होंगे। लेकिन जो बात आज बंधु तिर्की ने कही, झामुमो ने भी साफ पल्ला झाड़ लिया है। झामुमो ने यह साफ कर दिया ये बंधु तिर्की के व्यक्तिगत विचार है। लोगों में आक्रोश है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये बंधु तिर्की के व्यक्तिगत विचार है। धीरज जी, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरू से राजनीति का जो केंद्र रहा है वो सरलता, विनम्रता, व्यवहारिकता रहा है। और हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जनमत में विश्वास करने वाले लोग होते हैं, जनभावनाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो जो चीज़ संविधान के कह सकते हैं कि कोर के खिलाफ हो और कह सकते हैं कि जो व्यवहारिकता के खिलाफ हो, तो उसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी सहमत नहीं हो सकता है। तो जैसा कि हमारे कांग्रेस के भी साथी प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, ये उनके निजी विचार हो सकते हैं, इसे कांग्रेस को लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस के नेता है हमारे और पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसको उन्होंने अपने लहजे में बयां किया हो, तो उनका व्यक्तिगत मामला होगा। लेकिन अभिषेक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश में जब केंद्र में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, सत्ता में के जांच एजेंसियों को जो है, जांच एजेंसियों को पॉलिटिक्स का वेपन्स मान लेंगे और वेपन्स मान के जो जनमत से बनी हुई सरकार है उसको परेशान करना, उसको एक साजिश के तहत उसके जो मुख्य धारा है, जनता ने अभी 5 साल के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को आशीर्वाद दिया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो मौका देना चाहिए था कि आप काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। लेकिन ये डर किस बात की कि झारखंड में जो अच्छे काम हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं, जो यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के एकदम पिछड़े तबके के लोगों को जो मदद दी जा रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, और अपने बलबूते पर पूरा तरह से केंद्र की सरकार ने कोशिश किया कि झारखंड सरकार को डैमेज किया जाए, इनकी छवि को धूमिल किया जाए। और एकदम आपको बता रहा हूं मैं अभिषेक जी कि ये पॉलिटिकल वेपन्स है जिसका यूज किया जा रहा है, और ये बाकी जगह भी किया गया, राजस्थान में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया, कर्नाटका में किया गया। जहां भी इनको सरकार गिरानी होती है, सरकार की छवि को धूमिल करनी होती है और उसका फायदा चुनाव में लेना होता है, वहां पे इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है, वहां के सरकार के खिलाफ जो है पब्लिक में माहौल बनाया जाता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताया हूं कि 2G घोटाला का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया तो बोला गया कि 2G घोटाला जैसा कुछ हुआ ही नहीं था, यह पूरी तरह से फेक था और एक हवा था, जिसको जो है विपक्ष में बैठी हुई भाजपा सरकार के द्वारा इसको भाजपा के द्वारा इसको सामने लाया गया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट आया था कि जब आप निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को गठन कीजिए तो उसमें मुख्य न्यायाधीश को, विपक्ष के मुख्य नेता को और प्रधानमंत्री जी को, तीनों मिलकर उसका चयन करें। जब तक एजेंसियां, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, अगर उसमें पारदर्शिता नहीं होगी, वो निष्पक्ष नहीं होंगे, देश की जनता कैसे भरोसा करेगी। लेकिन फिर उन्होंने बिल लाके और मनमानी तरीके से प्रधानमंत्री और एक सत्ताधारी दल के एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता, मतलब 3 में से 2 लोग मिलकर निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को चुनेंगे। तो बताइए कि जो मुख्य आयुक्त चुने जाएंगे वो क्या इनके प्रति उनका झुकाव नहीं होगा? क्या वो नहीं चाहेंगे कि इनको फायदा पहुंचाए, इनको मदद करे? तो मैं ये चाहता हूं कि यह संविधान बना है, संविधान में आज जैसे देश की जनता न्यायालय पे भरोसा जताती है, वैसे ही अगर जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम न करके किसी राजनीतिक पार्टी के हथियार के रूप में काम करेगी तो देश की जनता उग्र होगी। और आप याद कीजिए, जब गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई का शुरुआत किया था तो समय जरूर लगा था, लेकिन जनता जागृत हुई थी। और अगर ईडी इस तरह से काम करते रही, मैं अभिषेक जी बता रहा हूं
चुनी हुई सरकार और जनमत की सरकार के खिलाफ इस तरह से किसी राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां इस तरह से काम करते रही तो मैं बोल रहा हूं झारखंड ही नहीं देश की जनता इसके खिलाफ उलगुलान करेगी। और एक बार नियम आएगा कि ईडी के भी जो अधिकारी है, जो मुख्य अधिकारी है, उनको चयन करने में निष्पक्षता लाया जाए ताकि वो किसी के इशारे पर न काम करें। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मुझे हत्या हो प्रतुल रही जी के है। पास जाना था, लेकिन आपकी बात सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ गया। पहले आपसे एक बार और सवाल पूछ लेता हूं। जी बिल्कुल। धीरज जी, एक बात बताएं, आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं सरकार गिराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, सरकार बनाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। आखिर ऐसा क्या करते हैं ये नेतागण कि इनको ईडी या जांच एजेंसियों के समक्ष घुटने टेक कर अपना पार्टी बदलना पड़ता है? अब मैं तो वही बोल रहा हूं कि आप चले जाइए अभी महाराष्ट्र में, वहां पे एनसीपी के अजित पवार जी, उन पर ईडी का लगातार छापे, गिरफ्तार होने के बाद जैसे ही भाजपा में गए तो उनका समन बंद हो गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये एक मुद्दा, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये ऐसा करते क्यों है, ऐसा क्या करते हैं कि ना ईडी का इतना डर होता है कि अपनी पार्टी बदल लेते हैं? अभिषेक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे से कह सकता हूं कि 2 दिन के लिए मुझे ईडी का कमान दे दिया जाए और मैं बताता हूं कि भाजपा के कितने लोग अभी छोड़ के और इंडिया गठबंधन को थाम लेंगे 2 दिन के लिए सिर्फ। लेकिन जिनके हाथ में लाठी होता है वो जिधर मन उधर हाथ देते हैं, वही काम हो रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भी राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है कि झारखंड सरकार की छवि को धूमिल करेंगे। जब चुनाव आएगा तो इसका माहौल बनाएंगे और चुनाव जीतने के बाद देख लीजिएगा, चुनाव जब यहां अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है ना तो ये मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। 2014 से 19 कहां थे ईडी? चलिए धीरज जी, प्रतुल जी आपसे सवाल पूछूं या आप इन बातों का जवाब देंगे? नहीं, इनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। आपने जिस टॉपिक पे कहा, देखिए मैं 15 मिनट के बाद आया, मैंने किसी को कुछ नहीं टोका, इन्होंने जो कुछ भी कहा निश्चित रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, तो भरोसा है मेरा। तो बस आप कायम रहिए। आप दोनों का आभार। चलिए बोले प्रतुल जी। चलिए, धीरज जी का भी आभार। अब मैं अपना बात शुरुआत करता हूं कि आज बहुत सेंसिटिव इशू पे हम लोग डिस्कशन करने बैठे हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो पूर्व मंत्री रह चुका है, जो विधायक कई बार रह चुका है, जो कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष है, वो साहब हिंसा का बढ़ावा देने का ये आह्वान कर रहे हैं, वो मॉब लिंचिंग का आह्वान कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं अभिषेक जी? जो झारखंडी है वो जरूर जानते हैं, लेकिन जो दर्शक आपके यहाँ तो सारे लोग देखते हैं, अलग अलग राज्यों में जाता है। आपसे वही होने वाला था, लेकिन आप बताएं। नहीं, जो सारे दर्शक आपके देश में देखते हैं तो उनको बता दें, जर्नी शिकार की जो प्रथा है वो 12वीं शताब्दी में उराव राजा ने शुरू की थी। महिलाओं को समान हक देने की बात होती थी, महिला पुरुष का वेश बनाकर तीर धनुष कटार लेकर जाती थी और जानवरों का वध करती थी और उनको टांग कर लाती थी, वो जर्नी शिकार होता था। आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यानी हायरार्की में दूसरे नंबर पर अध्यक्ष के बाद वो आह्वान कर रहे हैं कि अब केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ भी जर्नी शिकार की तरह कार्य होगा। यानी वो क्या कह रहे हैं कि एक तो पहले वो तुलना कर रहे हैं ईडी के अधिकारियों की जानवरों से, कि जर्नी शिकार में जिस तरह जानवरों का शिकार होता है, ईडी के अधिकारियों का शिकार होगा। और शिकार यानी जानवरों का वध होता था, हत्या होती थी, तो ये हत्या का आह्वान कर रहे हैं। साहब, ये पूरी डिबेट को हम दूसरी ओर मोड़कर नहीं ले जा सकते। आज महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर कभी चलने वाली कांग्रेस के एक कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के, उन्होंने मॉब लिंचिंग का, हिंसा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के, मैं दादा सुप्रियो जी को भी सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, सिर्फ एक लाइन कहकर कि ये कांग्रेस के निजी विचार है, आप कैसे बच सकते हैं? आपके कार्यकारी अध्यक्ष साहब और अधिकांश मुद्दों पे तो वही बोलते हैं, आप हत्या करने का आह्वान कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग का आह्वान कर रहे हैं, जर्नी शिकार और क्या होता है, और आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए, इनके खिलाफ 2 सेक्शंस में राजधर्म निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अविलंब मुकदमा दर्ज करना चाहिए। पहला इनके खिलाफ है 153A, यानी ये नफरत और विद्वेष फैलाकर समाज के एक वर्ग को प्रेरित करना किसी गलत कार्य के लिए। और दूसरा सेक्शन है आईपीसी का 505, जिसमें आर्मी पुलिस, देखिए मैं तो लगातार कभी नहीं टोका, जो सेक्शन 505 है, जिसके तहत आप आर्मी पुलिस या किसी भी जांच अधिकारी के खिलाफ इस तरह का विद्वेषों का माहौल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ हिंसा हो। आप सोचिए अभिषेक जी, ये छोटी बात नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हिंसा का आह्वान कर रहे हैं। जर्नी शिकार का और क्या अर्थ होता है? और आप देखिए ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जिस तरीके से हमला हो रहा, कार्रवाई हो रही है। इसी होटवार जेल से खबरें आई थी
कि साजिश हो रही थी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ नक्सलियों से साठगांठ करके सत्ता के दलालों के द्वारा कि उन पर हमला कराया जाए, हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश हो रही थी। ईडी सारे मामले की जांच कर रही है, लेकिन आज तो सारी सीमाएं पार हो गई। साहब, आप हिंसा का आह्वान कर रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि इनकी मॉब लिंचिंग कीजिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हथियार उठाइए। हथियार का आह्वान किया उन्होंने, पारंपरिक हथियार का आह्वान किया। अगर आप बयान को देखेंगे तो यह मुझे लगता है अक्षम्य है। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी गुजारिश है, राजधर्म निभाएं। सभी जो सुसज्जित जो सेक्शंस पहले से उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस ये कहकर सिर्फ नहीं बच सकती कि हमने भाई इनका निजी विचार है। निजी विचार है तो क्या आप उनको शोकॉज करेंगे? क्या आप उनको सस्पेंड करेंगे पार्टी से? आप तो अहिंसा पे कभी चलते थे साहब, और आज आप हिंसा को भड़काने का आह्वान कर रहे हैं। और जहां तक फाइनली मैं आपको अभिषेक जी बोलूं, मुख्यमंत्री जी का जो सम्मान का जो ये लेटर है, तो ईडी ने तो मुख्यमंत्री जी को 2 बार से कहा है कि साहब जगह भी आप बता दे, आप समय भी बता दे, तिथि भी बता दे, सब आपका। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी को अगर लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की तो वो क्यों फेस नहीं कर रहे? गलती तो की है साहब ना, माइनिंग लीज खुद ले लिया। आप कहेंगे पुराना बात, लेकिन इसी सरकार के कार्यकाल का अपनी पत्नी को दे दिया, अपनी साली को दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया, साली को दे दिया, अपने विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को दे दिया माइनिंग लीज। तो तमाम तरह के मुख्यमंत्री जी ने किया। आदिवासी मूलवासियों को सत्ता में ये शासन कराने का आह्वान करके आए थे, खुद हत्या लिया। और 10,000 करोड़ का जमीन का घोटाला हुआ, सेना की जमीन हड़पी दलालों ने, उसमें ईडी ने उनको सम्मन किया। और जो पहला सम्मन था वो इलीगल माइनिंग में था। पंकज मिश्रा आज क्या कारण है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वो 1 वर्ष से जेल में है, आज भी मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि है। ईडी ने प्राइमा फेसी उनको माना चार्जशीट का मुख्य अभियोगी, और फाइनल लाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी उनको अभियुक्त मानते हुए बेल देने से इनकार किया था। तो इसके बाद भी क्या कुछ और प्रूफ की जरूरत है? लेकिन अभिषेक जी, मूल वस्तु से नहीं भटकना चाहिए कि आज कांग्रेस के बड़े नेता जो कांग्रेस के चेहरा माने जाते हैं इस प्रदेश के, उन्होंने हिंसा का आह्वान किया, उन्होंने जन्नी शिकार का आह्वान किया। देखिए जन्नी शिकार मैंने एक शब्द नहीं कहा, अभी तो मर्यादा इन्होंने खुद तोड़ दी। मैं दोहराना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि ये हिंसा का आह्वान है साहब। आप कह रहे हैं लोगों को कि आइए और जन्नी शिकार की तर्ज पर इससे कार्रवाई कीजिए, जैसे वेस्ट बंगाल में ईडी के अफसरों पर हमला हुआ। चलिए उस पर भी आ रहा हूं, उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा तो अभी जारी रहेगी क्योंकि धीरे दुबे कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं धीरे जी। हमारे अभी भाजपा के साथी प्रवक्ता मॉब लिंचिंग के बारे में बता रहे थे। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2014 से 19 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की घटना को कि रामगढ़ में तबरेज अंसारी का मॉब लिंचिंग हुआ था, और मॉब लिंचिंग में जो लोग दोषी थे उनको समर्थन दिया गया था भाजपा के द्वारा। यहां तक कि जब वो जेल से छूट के आए थे तो इनके भाजपा के नेता बजते उनको माला पहनाकर और उसका स्वागत कर रहे थे। तो मॉब लिंचिंग की बात जो ये बोल रहे हैं कि मॉब लिंचिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास नहीं किया जा रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर राजनीति में आप संविधान को और लोकमत को दोहन करने का कोशिश करेंगे, उसको दबाने का कोशिश करेंगे, तो उलगुलान होगा, आक्रोश दिखाया जाएगा। अब वो संवैधानिक कितना होता है वो तो आपके द्वारा किया गया तानाशाही पर निर्भर करता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप सर्वोच्च न्यायालय का भी बात कर रहे थे, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या इस देश में अभी डिबेट में मैं लगातार अभिषेक जी पिछले 3 साल से आपके चैनल में आ रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि सरकार के सकारात्मक किसी भी पहल पर कितने बार डिबेट आयोजित हुए हैं? एक भी बार नहीं। जब भी मैं आया हूं सकारात्मक, जब भी डिबेट की जरूरत है क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार अगर कुछ अच्छी पहल कर रही है, अभी 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को पेंशन देने जा रही है, तो इस पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन जब भी डिबेट होता है तो जो सरकार के नकारात्मक, क्या देश स्तर पर इस तरह के डिबेट आयोजन नहीं होने चाहिए क्या? मैं अभिषेक जी बस ये कहना चाह रहा था कि आज केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं न्यूज चैनलों को भी जो है कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है। सर्वोच्च आज किरण रिजिजू जी कानून मंत्री थे, अभिषेक जी, उनको क्यों हटाया गया? हमारे साथी प्रवक्ता जवाब देते, क्यों हटाया गया? कॉलेजियम पर क्यों इतना बहस छिड़ गया? वो तो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य जस्टिस हैं चंचूड़ सर, उनके द्वारा जब वो अपना तेवर कड़े किए तब रिजू साहब को हटा के और वहां पे उनको दूसरा को लाया गया है। तो इन्होंने तो कोशिश किया कि जो भी
इनके अनुसार नहीं चलेगा, उसको रिप्लेस करो, उसको हटा दो। आपका कहना धीरज जी कि देश की सारी एजेंसियां, बिल्कुल सारी एजेंसियां, न्यूज चैनल और यहाँ तक कि बहुत सारी चीजों में इवेंट मैनेजमेंट, ये पूरी तरह से अब संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चल रही है, ये तो अपने सहूलियत। कहां जी रहे हैं धीरज जी आप लोग? मैं तो यही बोल रहा हूं, हमें तो दावा किया कि एक पॉजिटिव दिखा दीजिए डिबेट आप ही के चैनल पे। पहली बात तो ये है धीरज जी की पॉजिटिव बातों पर डिबेट नहीं होती, उसकी खबरें अभिषेक जी, हमारा काम है। अभिषेक जी ईडी का रेड पड़ने लगता है, आयकर विभाग का रेड पड़ने लगता है, दैनिक भास्कर समूह उसका उदाहरण है। अलग मुद्दा है, एक छोटा सा, उसके बावजूद मीडिया हाउस अपनी छोटा खबरें सा दिखाने से पीछे नहीं हटता। एक छोटा सा वीडियो बनाया गया था अब बीबीसी पर कार्रवाई होने लगी थी, दैनिक जागरण पर कार्रवाई होने लगी थी। बीबीसी इसको डराने का प्रयास नहीं करेंगे क्या? बीबीसी झुक गया या बीबीसी ने खबरें दिखानी बंद कर दी? नहीं छोड़िए, लेकिन नर्म तो पड़ते हैं ना, तेवर तो नर्म पड़ते हैं और जनता भी उसको देख रही है। नहीं होता कि मुद्दे पे सवाल नहीं होता, मीडिया का काम है सत्ता से सवाल करना, देश स्तर पे भी तो होना चाहिए। देश स्तर पे हमारा मीडिया कहां सवाल कर रही है? ऐसा नहीं होता, कहां सवाल कर रही है? ऐसा बहुत मजबूती के साथ में इस चैनल में अपने सवाल राज्य स्तर पर बात कर रहे हैं और जो आपने आरोप लगाया मुझे उसमें मैं बोल रहा हूं मुझे आप लोग को भी डरने की जरूरत नहीं है। मीडिया पे आरोप लगाने वाले तमाम लोग देख लीजिए, मीडिया पर आरोप लगाने वाले आप तमाम लोग एक चीज आज हमारा इंडिया मीडिया काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देश का मीडिया स्वतंत्रता के मामले में कितना रैंक पे है आप बताइए हमको। धीरज जी, देश की कोई भी मीडिया हाउस हो वो अपना काम करती है, आप अपना काम करते हैं। हम राजनीति में कोई मीडिया वाले जाकर बंधु जी के मुंह में माइक नहीं लगाने गए थे कि आप ये बात बोलिए। इंडिपेंडेंसी का रैंक कितना है बता दीजिए प्रतुल जी हमको। अभिषेक जी अब बोलिए प्रतुल जी, बताइए गलत क्या बोल रहा हूँ? ऐसा आ रहा हूँ रियाज जी, आ रहा हूँ आपके पास। देखिए हम 3 पैनलिस्ट बैठे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति से बहस करके सारे मुद्दों पे नहीं, ये बहस का मुद्दा भी नहीं है, ये बहस के बाद चर्चा शो के बाद बात कर लेंगे। घोर आपत्ति है इस पर कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मीडिया स्वतंत्र तो उस फेज में नहीं, आप रहने देंगे तब ना होगी। फिर से बोल रही है, आप रहने देंगे तब तो होगी। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप मीडिया पर और पुलिस के लोकतंत्र को चारों स्तंभ पर लगते रहे क्यों हटाया गया कि ये यही इनकी असलियत यही है। चलिए रियाज साहब का रुख करते हैं। कोशिश तो आपने किया हर जगह। मुझे 10 सेकंड दे, मैं 2-3 मुद्दे पे बात करना लेकिन चाहता हूं। ऐसा अभिषेक जी रुक जाए, उनको भी 10 सेकंड ले लेने दे, जल्दी बात पूरी करे प्रतुल जी। मर्यादा तो इन्होंने तोड़ दिया, मैं अभी भी मर्यादा का पालन उनको देख रहा है पूरा राज्य, पूरा देश देख रहा है उनको। आपके बारे में नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं उनके बीच में फिर भी मैं नहीं बोलूंगा। वो देश देख रहा है, देश उसका फैसला करेगा, राज्य जनता फैसला करेगी। मीडिया पर तो इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप लगा था साहब। अखबार के पहले पन्नों को पीआरडी भेजा जाता था, डीएवीपी भेजा जाता था और वहां से तय हो क्या मीडिया पर आज भी सेंसरशिप लगा हुआ है। मीडिया को आज भी दबाने की कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। हम नहीं आके आपसे कहते कि आप हमारे माइक पर, हमारे कैमरे पर ये कहें। आप अपनी मर्जी से कहते हैं और अपनी मर्जी से नकारात्मक पक्ष दिखाते हैं आप अपना, ये मीडिया वाले नहीं दिखाते। चैनल एक निर्भीक और स्वतंत्र चैनल प्रतुल है, जी, इस पर कोई भी आक्षेप पर हमें गहरी आपत्ति है। इमरजेंसी में कांग्रेस ने जरूर मीडिया को बंद कर दिया था। अब आपको चिड़ क्यों हो रहा है? आ रहा है से बात किया अभिषेक जी, कुछ तो मर्यादा हो। नहीं, बिल्कुल मर्यादाओं की बात करेंगे। पहले रियाज साहब तो समझ ले। रियाज साहब, पहले तो ये बता दीजिए कि आज एक तरफ बंधु तिर्की ने यह बयान दे दिया है, दूसरी तरफ 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली निकालने की घोषणा कर दी है। क्या महारैली में ढलमुगड़ा निकलेगा? निश्चित तौर पे कांग्रेस एक संविधान, वो क्या होता है इनसे पूछ ले। अब प्रतुल जी, अब मैं बोल रहा हूँ तो बोल आपको बीच में नहीं, खाली वो बता देना क्या होता है। वो मैं अभिषेक जी का, चलिए बताए रियाज जी। हाँ बताए रियाज जी, बताए आप। अभिषेक जी, सबसे पहले बात कि गांधी गोडसे के मानने वाले लोग गांधी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है। जो गोडसे को मान रहे हैं और गांधीवादी विचारों पर सहमत जता रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इनका। सबसे पहली बात कि हम एक कांग्रेस पार्टी है जो गांधीवादी पार्टी है। हम लोग किसी भी हिंसा का समर्थक ना करते हैं ना करेंगे, लेकिन राम का विरोध तो क्या करेंगे आप लोग? फिर बीच में अगर फिर इसी डिबेट पे आना अभिषेक बीच में ना तो बोलिए, तो फिर हम पूरी डिबेट इसी पे पार कर देंगे। पार करेंगे ना, पार करेंगे। जब अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं, मेरी बात मैं धीरज जी के बारे में बोल रहा था।
डिबेट में रियाज जी का खत्म होने दीजिए, मैं जवाब जा रहा है। ये आपका नहीं, मेरा बारी है। अगर इस तरीके से मौका नहीं मिल चलिए प्रतुल जी थोड़ी प्रतीक्षा करें। देखिए मुझे मौका मिला था, आपको उनसे बात करते रहे। सीरियसली रियाज एक मिनट में सिर्फ 10 मुद्दों ये क्या नहीं, क्या ये 10 सेकंड डिक्टेट करेंगे? मंत्री बने हुए हैं आपके पास अभिषेक जी, मैं यही सोच रहा था कि रिपोर्ट आती है, ये रामद्रोही लोग हैं, हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इनके कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं कि किस तरीके से हिंसा हो, सोने वालों को, और ये हिंसा की बात करते हैं। ये अहिंसा का समर्थन करने वाले हरियाणा से आने वाले लोग हैं। चलिए पहले आप लोग निर्णय करेंगे कि खोलेगा कौन, तब तक हम एक ब्रेक ले लेते हैं। करेंगे इस बार रियाज अहमद का आपके साथ। रियाज साहब, बात अधूरी रह गई थी। बंधु तिर्की जी ने एक तरफ जहां यह कह दिया कि जनी शिकार करते हैं 12 साल में, यह कह दिया कि ढेल मुंगड़ा निकलता है, ढेल फोरा जिसको बोलते हैं। दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद उन्होंने 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली की घोषणा कर दी। मैंने सवाल आपसे ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था, जवाब अधूरा रह गया था। क्या 4 फरवरी को ढेल मुंगड़ा निकलने की स्थिति है? देखिए, मैं अभिषेक जी एक बात बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक गांधीवादी पार्टी है। हिंसा को कहीं ना कहीं नहीं मानती है, ये अहिंसा पे काम करती है और गांधी के जो सिद्धांत हैं उस पे चलने का काम करती है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई 4 फरवरी आदिवासियों का महारैली, वो उनकी अपनी एक महारैली है और आदिवासी समाज से आते हैं, तो झारखंडी होने के नाते और एक आदिवासी समाज होने के नाते उनका दायित्व है कि आदिवासियों को जागरूक करे। किस तरह से बीजेपी ने आदिवासियों का शोषण किया, आदिवासियों के खिलाफ में जिस तरह से इन्होंने काम किया, जिस तरह से आदिवासी राष्ट्रपति होते हुए भी उनको संसद में उद्घाटन करने नहीं दिया जाता है, तो बहुत सारी आदिवासियों का मुद्दा है। बंधुदा उसको लेकर 4 फरवरी को उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इनके जो सीएम अभी असम के हेमंत शर्मा, लुइस बर्गर की रिपोर्ट आई, उसमें जब हमारे पार्टी में थे, जैसे लुइस बर्गर की रिपोर्ट आई और जिस तरह से ईडी का शिकंजा कसने लगा, वो अपने पार्टी में ले जाते हैं और सीएम बना देते हैं। अजीत पवार को ये अपने दल में ले जाते हैं। 70,000 प्रधानमंत्री 15 दिन पहले बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, एक मिनट, भाइयों और बहनों 70,000 करोड़ का आरोपी है अजीत पवार। अब वही नहीं, एनसीपी के बहुत सारे नेता जो अभी छगन भुजबल जो अभी बेल पे हैं, तो ये सारे नेता इनके पार्टी में जाते हैं और वो क्या चरित्रवान हो जाते हैं, सत्यवादी हो जाते हैं। मेरा सवाल मुकुल राय आप देख लीजिए ना भाई, एक उदाहरण है बंगाल से। ऐसे बहुत सारे शुभेंदु अधिकारी अभी इन्हीं के पार्टी में हैं। रघुवर दास की जब सरकार थी तो माइनिंग पे क्या उनके लड़कों ने क्या, किस तरह से उसके लड़के ने फायदा उठाया और इनके कितने मंत्री पर आरोप। क्या इसका कोई प्रमाण है आपके पास? मैं बोल रहा हूँ रियाज जी बोल रहे तो कुछ राज्यपाल कुछ तो दिखाए, जो प्रमाण है, अगर कहीं केस है, कहीं दर्ज है, कोई आपके पास दस्तावेज है, दिखाइए, बोलिए। कोई इनके विजिलेंस की रिपोर्ट है, आप किसी का भी नाम कुछ भी बोलेंगे, इनके विजिलेंस की रिपोर्ट आपत्ति है। देखिए राज्यपाल मैंने दर्ज करा दिया, एक संवैधानिक आप किसी राज्य ऐसे हवाले के बारे में मैं इनके बीच में नहीं टोका था। नहीं, मैं आपको जी मैं बात कर रहा हूं। अभिषेक भाई आप इसके लिए हैं, अगर इसी जी मैं हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं मैं ही आपको ये बोल रहा हूँ, आप किसी राज्य के गवर्नर के बारे में आप बात को आगे ले जाना चाहता हूँ। युवा जिस तरह से बेरोजगार हुए हैं, उस बात को वापस लिया, महंगाई की मार जिस तरह से हुई है, खेती और किसानों में जो धोखा हुआ है, जिस तरह से कमजोर वर्गों, एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक में भेदभाव और कई जातिगण या कोई जातिगण ये नहीं हुए, महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है, इन्होंने अभी आप देखे होंगे इनके 3 लड़के आईटी सेल के जो रेप के आरोपी है, बनारस के बीएचयू के। आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं इनके बड़े बड़े नेताओं के साथ, तो इनकी जो कार्यशैली है वो देखने को मिलेगा। कार्यशैली ठीक है साहब, क्या आप कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां समझ जाएं कि आक्रोश में ढेल मुंगड़ा निकलेगा तो दिक्कत होगी? कांग्रेस पार्टी कब इस बात को बोली है अभिषेक भाई? मतलब आप मानते हैं कि बंधु तिर्की कांग्रेस पार्टी में नहीं है? नहीं, कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन उनकी निजी बयान है, आदिवासी समाज से आते हैं, उनको निजी बयान होता, अगर निजी बयान राजेश ठाकुर ने ये बात बोला क्या? राजेश ठाकुर जी ने राजेश ठाकुर जी बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि निजी बयान? नहीं, अगर राजेश ठाकुर जी बोलते हैं और हमारे विधायक दल के नेता बोलते हैं तो हमारे प्रभारी इस बात को बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि धीरज जी आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, जा रहे हैं प्रतुल जी के पास। प्रतुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की शक्तियों को, ईडी के संबंध को अक्षुण्ण रखा है। ईडी की शक्तियां अक्षुण्ण है फिलहाल तक, आगे क्या होगा, कई बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया,
आज भी जो चिट्ठी गई है मुख्यमंत्री के यहां, जो कल गई है चिट्ठी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के केस का हलफनामा दिया गया है, बताया गया है कि केस में ईडी को क्या शक्तियां हैं, जिसके बाद आज चिट्ठी गई है। झारखंड में ईडी का संबंध एक मजाक बनकर रह गया है। मुख्यमंत्री की बात छोड़ दें तो अब तो अधिकारी भी जाने से कतरा रहे हैं, पदाधिकारी भी नहीं जा रहे हैं, और आज तो आर्किटेक्ट विनोद सिंह को संबंध था, विनोद सिंह भी नहीं गए। कोई ईडी के संबंध पर नहीं जा रहा, सामना नहीं करना चाह रहा, और उसके बाद एक बड़े नेता, कद्दावर नेता का बयान आ जाता है कि लोग आक्रोश में हैं। कहां तक भाजपा इसको सही मानती है, क्या देखती है इसमें? देखिए, हमारे यहाँ एजेंसियां जो हैं वो कानून से चलती हैं, वो पिंजड़े में कैद तोते की समान नहीं है। जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेमसली कहा था, और मैं इनके आज डिबेट पे नहीं पढ़ने वाला कि इन्होंने राष्ट्रपति जी का लाभ लिया, राष्ट्रपति को डिस्कशंस में नहीं ढकेलना चाहिए। अब सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ और मणिपुर विधानसभा का किस हैसियत से उद्घाटन किया था गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के रहते। चलिए वो सारी बातों को छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं कि ये तो वही लोग हैं जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो रामलल्ला के मुद्दे पर अन्याय किया था। 13 जुलाई 2007 को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके कहा था कि रामायण काल्पनिक है, भगवान श्री राम काल्पनिक है, पूरा देश राममय है, लेकिन कांग्रेस की यूपीए सरकार ने तो रामायण को काल्पनिक मत कहा था। चलिए लौटते हैं ईडी के पावर्स पे। हमारे यहाँ एजेंसियां तय समय पे काम करती है, स्वतंत्र रहती हैं। मुख्यमंत्री को काफी मौका दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। उन्होंने ईडी के पास नहीं जाने की जगह कहा कि भाई हम नहीं जा सकते, तो ईडी ने कहा अब आप बताएं, हम ही आपके पास पहुंचेंगे। लेकिन मूल विषय यही है कि अब इनके एक नेता सेंद्रा करने की बात कर रहे हैं। सेंद्रा जैसे कड़े शब्दों का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि जंगली शिकार में सेंद्रा ही होता है। और दूसरी जो ढेलमुरा की बात हो रही है ना, ढेलमुरा पता होना चाहिए इनको, वो पारंपरिक हथियार होता है जिससे आदिवासी पत्थर तोड़ते हैं, वो बहुत मजबूत हथियार होता है, उसको निकालने का आह्वान बंधु तिर्की कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि उनके निजी विचार है। एक बार शो में इन्होंने कहते हैं कि हम अहिंसा के रास्ते में चलने वाले पार्टी कंडेम किया, बंधु तिर्की के बयान की निंदा की, कहा कि शोकॉज करेंगे, पार्टी से निकालेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरे तरीके से डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। इनको पता है कि ये कितना भी पत्र लिखने का श्रृंखला 1 2 3, क्या मुख्यमंत्री मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 8 नंबर तक जवाब चल रहा है। अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, मुख्यमंत्री जी को जितना जवाब देना था दे दिया, एजेंसियां तय करती है क्या होगा। लेकिन आज का जो मूल विषय था जिससे बार बार चर्चा से हट रहे हैं कि हिंसा का आह्वान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के खिलाफ किया, और राज्य सरकार ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्या वो मुकदमा दर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या मुख्यमंत्री राजधर्म निभाएंगे? आप इस तरीके से टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और संवैधानिक मशीनरी कर रहे हैं स्टेट में। गवर्नर ने कहा कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। बस मेरा फाइनल प्रश्न है, बंदूक पे कार्रवाई होगी क्या? उनके खिलाफ उनको पार्टी से निकाला जाएगा? वो तो हिंसा का आह्वान कर रहे हैं, हथियार से कह रहे हैं कि जो बोतल हथियार थे, पत्थर तोड़ा जाता है, उससे ईडी के अधिकारियों पर आक्रमण हो, उनका सेंद्रा किया जाए। वो कह रहे हैं कि जंगली शिकार की तरह उन पर कार्रवाई हो। इससे विभत्स बयान आज तक हमने नहीं सुना। हम इसकी कठोर आलोचना करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब सुसंगत धाराओं के तहत उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। कांग्रेस को सिर्फ कह देने से, किनारा करने से नहीं होता। कांग्रेस नहीं, अभिषेक जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, कार्रवाई होगी बंधु तिर्की पे कि ये सिर्फ कहेंगे आज डिबेट में जाने के बाद कल दूसरा है? सारी बातें प्रतुल जी रुक जाए, दूसरे को एक सवाल था धीरज जी से सवाल यहाँ मैं पूरा कर लें। सवाल मैं पूछता हूँ धीरज जी से, सवाल मैं एक पूछ रहा हूँ। धीरज जी, जिस बात को लेकर विवाद जन्म लेता है वो 8वां पत्र है। 7 संबंध के बाद जो पत्र आता है, पत्र में 16 से 20 जनवरी तक की तारीख होती है। पत्र में जो लिखा गया है, जो जानकारियां मिल रही हैं, उसमें यह साफ है कि राज्य की विधि व्यवस्था पर संकट आ सकता है। इससे अगर पीएमएलए की धाराओं के तहत मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हो, संबंध पर उपस्थित नहीं होने पर, और मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदारी दी जाती है कि मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी से बात कर विधि व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखें। उसके अगले ही दिन पत्र का जवाब भी जाता है, बंधु तिर्की का जवाब भी आ जाता है। कहीं ना कहीं सारे इशारे साफ हो गए हैं कि किस ओर जा रही है ये पूरा मामला, किस ओर जा रहा है। ऐसे में झामुमो ने जब आज ये कह दिया कि ये बंधु तिर्की का निजी बयान है, कांग्रेस ने भी कह दिया कि बंधु तिर्की का निजी बयान है। क्या किसी निजी व्यक्ति का यह बयान कानून का उल्लंघन झामुमो मानेगी, सरकार मानेगी, कार्रवाई की जाएगी? बयानों का जब दौर आता है
तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता हैं जो कई मौके पर आप कुछ भी पहले कह इसका जाते हैं। बता दें, फिर बीजेपी पे चलेंगे। मैं अब से ये सीधा एक सेंटेंस में इसका जवाब देना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों अपना अपना काम करती है। तो एक दूसरे में हस्तक्षेप कितना करना है, कितना बैलेंस बनाना है, ये वो तय कर रहे हैं। बंधु तिर्की तो अभी विधायक भी नहीं लेकिन है। जांच एजेंसियां अगर निष्पक्ष नहीं रहेंगी, जांच एजेंसियां इसका अगर फैसला पॉलिटिकल कौन करेगा वेपर्स के रूप में धीरज काम जी? आप करेंगी, करेंगे, मैं करूंगा, या कोर्ट करेगी? ये तो कोर्ट, आप देखिए भविष्य में कई ऐसे चीजें हैं जो भविष्य में कोर्ट ने जो है उसको तय किया है कि आपको कितना लिमिट तक जाना है। ये तो और अभी के समय भी लगा है। आप कांग्रेस अभिषेक के जी समय आज भी इस लगा चीज है। को नोट कर लीजिए कि ईडी जिस तरह से वेपन्स के रूप में यूज हो रही है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा, आज नहीं तो कल आप लोग ईडी के कल उसको दफ्तर सीमित देंगे, किया जाएगा। हमला बोल देंगे, क्या करेंगे आप लोग? क्या बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूं ना कि ईडी वही क्यों जा रही है जहां पे सिर्फ और सिर्फ भाजपा गैर भाजपा सरकार है। गंभीर आरोप लगते हैं, तो क्या राज्य पुलिस के साथ मारपीट करेगी जनता? मारपीट अंग्रेजों को खदेड़ा गया है इस देश ने, अंग्रेजों को उस समय भी तो अंग्रेज की सरकार थी। तो हम तो बोल रहे हैं कि दबाया जाएगा, तानाशाही किया जाएगा, जनभावना का कद्र नहीं होगा। आप जो तो धीरे धीरे ही सही उल्लान तो होगा ही, उल्लान तो होगा। अभिषेक जी, धीरज जी, आप एक मैं बहुत वाली पार्टी से है, एक जिम्मेदारी पार्टी को बयान दे रहा हूं कि अगर निष्पक्षता नहीं रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में, किसी के आदेश पर गलत करना शुरू करेंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी जी। जनता आपके इंतजार करेगी, आपके लिए इंतजार करेगी। आप ये कह रहे हैं जनता खुद अवलोकन कौन करेगा? अवलोकन खुद जनता करती इसका है। फैसला कौन करेगा कि ईडी ये किसके पक्ष में काम कर रही है या सीबीआई किसके पक्ष में काम कर रही है? लेकिन आप वो जो कर रही है माहौल बता रहा है। अभिषेक जी तो माहौल बता रहा है ना। मैं तो बोल रहा हूँ एक गैर भाजपा स्टेट का नाम बता दीजिए, एक भाजपा स्टेट का नाम बता दीजिए जहां पे ईडी का कार्रवाई हो रहा होगा। तो एक नेता बता दीजिए भाजपा का जिस पर ईडी का कार्रवाई हुआ है। मुझे झारखंड सरकार के किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जिस पर राज्य पुलिस ने केस दर्ज किया हो। बाहर क्यों जाए, देश में, राज्य में ही आते हैं। नहीं जवाब होगा आपके पास। चलिए रियाज जी के पास चलते हैं। बताएं रियाज जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मेरा 2-3 मुद्दों पे ये था कि जैसा ये बोल रहे थे अभी, असंसदीय भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं किया जा रहा था। रमेश बिदोड़ी ने जिस तरह से संसद में बयान दिया था, मैं एक बात बोलने दीजिए। रमेश बिदोड़ी ने जिस तरह से संसद में बयान दिया था, बिल्किस बानो पे आप देख सकते हैं भाजपा। आप लोग झारखंड की बात नहीं करते हैं। नहीं, मैं झारखंड का भी बात कर रहा हूँ। इनके चरित्र हनन इतने ज्यादा है कि मैं अलग जगहों पे, और ईडी और सीबीआई, अभी ईडी का क्या क्या आज संबंधी है ना भाई इनके। रियाज साहब, इसी ईडी ने आपके शासनकाल में 5,000 करोड़ तक की रिकवरी की। अभिषेक जी, धीरज जी रुक जाए, मैं रियाज न्यायालय का टिप्पणी है ना, रुक जाए धीरज कि गुजरात की सरकार में गुजरात का धीरज जी आप फिर बीच में बोल रहे हैं, रुक जाए। धीरज जी या झामुमो ने तो कभी केंद्र का नेतृत्व अभी तक नहीं चखा है, नहीं देखा है। लेकिन कांग्रेस काफी सालों तक सत्ता में रही, 70 सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस। हमारे कार्यकाल, आ रहा हूं प्रतुल जी, 5,000 करोड़ की रिकवरी हुई है आपके कार्यकाल में भी। 2-3 बातों को बोलना चाहता हूं। जिस तरह हमारे पर 2G घोटाला का आरोप लगा था, मीडिया जिस तरह से ट्रायल की थी, देखिए मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप बार बार बोले हमारे समय में इस तरह का ना किसी केंद्र एजेंसी पर दबाव था, ना मीडिया पे दबाव था। इसका फैसला भी आप ही ने कर लिया। फैसला मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो लोग बता रहे हैं। भाजपा कहेगी कि राज्य पुलिस भाजपा के खिलाफ काम कर रही है, आप कहेंगे सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई राज्य सरकार के खिलाफ काम कर रही है। क्या काम कर रही है भाजपा? तो ऐसे में एजेंसियां काम कैसे करेंगी, ये बताइए। के खिलाफ में क्या काम कर रही है सरकार, आप बताएं ना, बताएं ना। किस भाजपा नेता बताएंगे? बताइए प्रतुल जी, बताइए कितने केसेस खाए हैं भाजपा नेताओं ने? मैं बहुत देर से खामोश हूँ। दोनों प्रतुल जी को भी अब जरा बोलने दें। चलिए देखिए 5,000 का समय है, 5,000 अब ब्रेक ले लो, फिर मुझे मौका दे, क्योंकि फिर ब्रेक के बाद आप चलिए तो ब्रेक ले लेता हूं छोटा सा। इस ब्रेक के बाद प्रतुल जी को मौका देते हैं बोलने का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद कई अहम बातें निकल कर आ गई हैं। देखिए, जांच एजेंसियों पर आरोप लग रहे हैं, राज्य में पुलिस पर आरोप लगने लगेंगे, राज्यपाल गवर्नर पर आरोप लग रहे हैं, तो हर जगह कोई ना कोई कटघरे में है। लेकिन फैसला कौन करेगा? फैसला अगर इस राज्य में, देश में संविधान है तो कोर्ट है, न्यायालय है, फैसले का अधिकार न्यायालय को है। और न्यायालय ने जिस ईडी की बात कर रहे हैं, जिस ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, न्यायालय ने उस ईडी की शक्तियों को, उसके सम्मान को अभी तक अक्षुण्ण रखा है।
कई दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं, हर मामले को लेकर न्यायालय जा चुके हैं, उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियां चुन रखी है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है जनता और स्वीकार करना चाहिए जनता को, क्योंकि यही लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र का सम्मान किया जाना चाहिए हर जनता को या हर राजनीतिक दल को। प्रतुल जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, ईडी की शक्तियों को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, अब तो भाजपा पर आरोप लगा हुआ है, पहले भी लगता रहा है कि भाजपा उसका दुरुपयोग कर रही है, लेकिन अब झारखंड में जो स्थिति है यह पहले कहीं नहीं दिखाई दी। जांच एजेंसियों को सीधे सीधे कह लें धमकी है, चेतावनी है, उलगुलान की आहट है, क्या है और भाजपा इस पर कैसे रिएक्ट करेगी? देखिए, इतने देर के डिबेट में 50 मिनट के डिबेट में लगभग मैंने अभी तक किसी पैनलिस्ट को यह कहते नहीं सुना कि बंधु तिर्की पर मुकदमा दर्ज होगा, जबकि वो सीधे तौर पर कह रहे आदिवासी अपने पारंपरिक हथियार और वो हथियार जिससे पत्थर तोड़ा जाता है उसको निकाले, ईडी के अधिकारियों को जन्नी शिकार में जैसे सेंधना किया जाता है जानवरों का, उस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन किसी में आज भी ये नैतिक साहस नहीं है कि इस घटना की वो निंदा करे और ये कहे जनता के सामने कि हम एफआईआर करेंगे। देखिए, ईडी की शक्तियों को तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपहोल्ड किया था, आपने बिल्कुल सही कहा। 27 जुलाई 2022 के एक लैंडमार्क जजमेंट में जस्टिस खंडेलवाल की जो ये अध्यक्षता वाली खंडपीठ थी, उसने कहा था कि ईडी को ईसीआई देने की जरूरत नहीं। और इनके कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करती है कि ईडी को पत्र लिखती है ऑब्वियसली राज्य सरकार के इशारे पे और कहती है कि जो अधिकारी है आप किन जुर्म में बुलाया जा रहा है आपको बताना होगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने उसी जजमेंट में कहा था कि एफआईआर और ईसीआईआर बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इन्फॉर्मेशन केस, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जरूरत नहीं है ईडी को बताने के लिए अभियुक्त को कि उनके खिलाफ क्या मामला है, तो एफआईआर से बिल्कुल अलग है। मैं तो गिनवा दूंगा दर्जनों ऐसे लोगों का जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जेल गए हैं, जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनको मैं चैलेंज करता हूं कि स्टेट पुलिस ने पिछले 4 वर्षों में, स्टेट विजिलेंस ने इनके एक बड़े नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया हो तो बताएं। और देखिए अभिषेक जी, मूल विषय जो था कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का आह्वान कि हिंसा कीजिए ईडी के अफसरों के खिलाफ। इस पर प्रतुल जी ये बताएं जी, भाजपा क्या करेगी इस पर? नहीं, ये बहुत ही संगीन मामला है। हम तो पहला मौका देते हैं राजा को राजधर्म निभाने का, मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अपेक्षा है कि वो ये जो अपना जो राजनीति है उससे ऊपर उठे और राजधर्म निभाकर जो मैंने सेक्शंस बताए उसके तहत जो भी सेक्शंस हैं रेलिवेंट उसके तहत बंधु तिर्की पर एफआईआर करके कठोरतम कार्रवाई हो। लेकिन कांग्रेस से अभी तक इस बयान से सिर्फ कहा निजी बयान है, उनकी निंदा तक कहने की आवश्यकता नहीं सुनी। देश विदेश घुमा दिया लेकिन बंधु तिर्की पर जुबान नहीं खोली। साहब इस तरीके से क्यों दो तरीके का बयान करते हैं? और कांग्रेस का क्या, कांग्रेस को तो पता है इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। पिछले बार भी ये बैताल की तरह विक्रम की गर्दन पर सवार होकर पैतरनी पार की थी। और जिस तरीके से ये रामद्रोही लोग हैं, राम मंदिर को उद्घाटन में ले जा रहे हैं, निमंत्रण को ठुकरा दिया। और क्यों नहीं है? अरे आपके पूर्वज तो हिंदू रहे होंगे, आप लोग कन्वर्टेड लोग हैं, आप लोग सब सेना दलित है। क्या आप सऊदी अरब से आए? आप कहां से आए? आप आपका नाम है, धर्म बदल लिया और राम ने वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। एक आखिरी सवाल आप सबसे हो जाए, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये धर्म बदल कर अपना चोंगा नया ओढ़कर आने वाले लोग हैं। उन्होंने रिफ्यूज राम रियाज का असली नाम राहुल होगा। इन्होंने धर्म बदल लिया, इनके चेहरे को देखे ये सारे हिंदुओं के इनके चेहरे मिलते हैं। क्यों? ये सऊदी अरब से आए हैं, रामलला के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कहते हैं कि ईडी के अफसरों का सेंधा हो जाए, ईडी के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ये कौन सी बात है? ईडी के अफसरों के खिलाफ हिंसा का आह्वान। चलिए समय कम है, प्रतुल जी धीरज को अपनी बात पूरी कर दे। धीरज जी बोले। हम बस यही कहना चाहेंगे अभिषेक जी कि जितना आप देख रहे हैं ना जी, ये सारा तंत्र शांत हो जाएगा मात्र झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बात इनकी मान ले, भारतीय जनता पार्टी की वो है लोकसभा से पूर्व गठबंधन का जो इन लोग चाहत रखते थे। हम लोग अगर मान लेते ना तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये सारा कार्रवाई बंद हो जाता है। लेकिन हम लोग नहीं मान रहे हैं, लोकसभा में इनको नुकसान होगा, इनको पता है, क्योंकि आदिवासियों का नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी पार्टी करतूत साधव जी मुंह बंद रखना भी सीखिए। डूब गया अगर आप उस पर झारखंड मोर्चा अभी और ये राम विरोधी लोग
अब राम विरोधी हो गए हमको। आज रियाज बोल गए अभिषेक जी, मुकाबला करेगा। राम ने बंधु बता तुर्की दिया पे- हमको। मेरा तीर धनुष है, कोई जवाब नहीं मेरा देगा। तीर धनुष है, हम लोगों को रिप्लाई नहीं दिया गया। FIR होगा क्या बंधु तुर्की पे? चलिए, तो चर्चा समाप्त हो गई, कोई अंत नहीं निकला चर्चा पर। भाजपा जहां एक तरफ बंधु तिर्की पर कार्रवाई की मांग कर रही है, छोटा सा जवाब, वहीं दूसरी तरफ झामुमो और कांग्रेस ने यह तो कह दिया कि बंधु तिर्की के निजी विचार है, बंधु तिर्की का इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, बंधु तिर्की के निजी विचार है। लेकिन ना तो झामुमो ने अभी तक कार्रवाई की बात की, ना ही कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की निंदा की चिट्ठी आई है। अब यह देखना होगा, बहुत रोचक होगा कि इस पूरे मुद्दे पर जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की बात हो रही है, चूंकि वक्त हमारे पास अब आज कम है और चर्चा लंबी चलेगी, हो सकता है चर्चा कल भी दोहराए। धीरज जी, रियाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चर्चा कल भी दोहराए। मैं बोलना चाहूंगा, बस एक आखिरी लाइन बोल रहे हैं। देखिए, बोलने नहीं देंगे, हम अगले डिबेट में फिर नियम लगाएंगे। नियत साफ रखा दीजिए, प्रतुल सहदेव, पूरा डिबेट इसी नियत साफ रखिए और नहीं तो आखिरी जवाब बंधु तिर्की पर दे दें। प्रतुल जी, बंधु तिर्की पे जवाब ले लेता हूं। हाँ, एक बंधु तिर्की पर जवाब ले लेता हूं। बताइए धीरज जी, बंधु तिर्की पर जवाब दीजिएगा। बंधु तिर्की तय करेंगे, प्रतुल साधव तय करेंगे, मैं किस पे जवाब दूंगा? नहीं, मैं तय कर रहा हूं। राम मंदिर पर इन्होंने अभी बात कहा, मैं इसका जवाब दे दूं? ये तो अब आप राम मंदिर पे आप लोग जा रहे हैं, ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। चलिए, चर्चा का समय समाप्त हो गया है, मुख्यमंत्री को कहा दिया मौका, वक्त खत्म हो गया है। अब चर्चा का शो के समापन का समय आ गया है। भगवान श्री राम आप किसको बुला रहे हैं? शंकराचार्य लोग आपका बहिष्कार कर चुके हैं, आधा अधूरा मंदिर का उद्घाटन करने चाह रहे हैं। आप रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं किए? रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं किए? जब भी बात होगी, भगवान राम जब के भी नाम बात पर भी झारखंड की होगी, तो बात पूरे देश में वोट का भी, निकलती है। जनता का भी। दर्शकों की बात होती है, कार्रवाई करेंगे नहीं। जब दर्शकों की बात होती है तो बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की होने लगती है। जांच एजेंसियों की बात होती है तो बात पार्टियों की होने लगती है। बड़ी बेतरतीब सी स्थिति हो गई है राज्य की। यह समझना मुश्किल है कि आखिर सत्ताधारी या विपक्ष चाह क्या रहे हैं, राज्य में होने क्या जा रहा है। और उसके बाद जांच एजेंसियों को जिस तरीके से धमकाए जाने का मामला सामने आ गया है, यह मामला निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निंदा करने के लिए है। और इस पर कब निंदा आती है, क्योंकि सारे पार्टियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। चलिए, हम बहुत धन्यवाद करेंगे अपने अतिथियों का, हमारे साथ जुड़े रहे आज रियाज अहमद। रियाज जी, बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी जुड़े रहे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरज जी कहीं निकल गए हैं, अचानक उनको इमरजेंसी आ गई थी, धीरज जी चले गए हैं। बहरहाल मेरे साथ तो आज इतना ही रहेगा, लेकिन ये देश की जनता को, राज्य की जनता को सोचना होगा कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि जो भाषण दे रहे हैं कैमरे के सामने और माइक के सामने, वो संविधान सम्मत कह रहे हैं? क्या जांच एजेंसियों पर, राज्य पुलिस पर या देश की पुलिस पर, सीबीआई पर, ईडी पर उंगली उठाना तो आसान है, लेकिन आरोप साबित करने का और जजमेंट देने का जब भी होगा, यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ माननीय न्यायालय का है, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गुंडागर्दी कहीं से अलाउ नहीं है, किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। चलिए, मेरे साथ आज न्यूज़ 11 भारत स्पेशल में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।